लास्ट क्लास हम लोगों ने जो की थी हमारे 8th में जो हमारा चैप्टर है सर्कल्स, उसमें हमने ये देखा था कि अगर सर्कल के सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि कॉर्ड के क्या करेगा, दो इक्वल टुकड़े कर देगा। ठीक है, याद आ रहा है कुछ? हाँ, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग थोड़ी सी उसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए सर्कल की कॉन्ग्रुएंट आर्क की एक बहुत ही फेमस प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका प्रूफ आपको मिलेगा क्लास 10th में। जब आप क्लास 10th में जाएंगे ना, यही सारी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मिलने वाली हैं, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में। ठीक है, तो खैर अभी अभी हम लोगों को जो चीज़ पढ़नी है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी क्या है ये हम लोगों को पढ़ना है। उसके अलावा प्रॉपर्टी को हम लोग किस तरीके से यूज़ करेंगे ये हमको पढ़ना है। तो चलो मूव करते हैं भाई कि आखिर प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मान के चलिए आपके पास सर्कल है, सर्कल में आपके पास दो सेंट्रल एंगल्स हैं। सेंट्रल एंगल मतलब सेंटर पे बनने वाले एंगल। लेट्स से ये एक एंगल है और लेट्स से ये एक एंगल है। इन एंगल्स को आपने कुछ इस तरीके से क्रिएट किया, आपने इन एंगल्स को इस तरीके से बनाया कि एक मिनट, ठीक है, आपने इन एंगल्स को इस तरीके से बनाया है कि ये दोनों के दोनों एंगल्स आपके कैसे हैं, इक्वल है। ठीक है, आपने इस तरीके से बनाया। तो ये जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है ये कहती है कि इन एंगल्स के सामने वाली जो आर्क है, ठीक है, जैसे कि आप लोगों के ये वाली आर्क DYC और बाजू वाले एंगल की ये वाली आर्क AXB, ठीक है, ये दोनों आर्क भी आप लोगों की क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2 कि अगर आप लोगों के पास दो एंगल्स आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो एंगल्स के इक्वल होने की वजह से उनकी जो करस्पॉन्डिंग आर्क्स होती हैं वो करस्पॉन्डिंग आर्क्स मतलब उन एंगल के सामने वाली आर्क वो भी क्या हो जाती हैं, आप लोगों की इक्वल हो जाती है। ठीक है, ये वो कहानी है। डन, समझ में आया यहाँ तक मैंने क्या कहा? ओके, डन। बस अभी यही सेम चीज़ आपको क्या करनी है, यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। कहाँ पर? आपकी जो सेकेंड एक्सरसाइज है उसमें। ठीक है, क्या बोल रही है सेकेंड एक्सरसाइज में, ये देखो, द डायमीटर PQ एंड RS ऑफ द सर्कल विथ सेंटर C आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट C। परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट C का मतलब होता है C पर 90 डिग्री क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, यानी कि चारों एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे, 90। परपेंडिकुलर टू ईच अदर का मतलब ये होता है कि 90 डिग्री वहाँ पे क्या हो रहा होगा, क्रिएट हो रहा होगा। बोल रहा है स्टेट वाई कि आर्क PS, आर्क का मतलब होता है सर्कल का एक पार्ट। ठीक है, पार्ट ऑफ अ सर्कल, आर्क का मतलब होता है पार्ट ऑफ ए सर्कल। तो ये जो आर्क PS है, ये वाला आपका आर्क PS और ये वाला आर्क SQ आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, वो ये बोल रहा है कि देखो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आर्क आपका PS है और ये जो आपका आर्क SQ है, ये दोनों के दोनों आर्क आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, लेकिन अब आप मुझको ये बताओ कि आखिर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट क्यों हैं। ये तो हमको पता है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा क्वेश्चन वाले ने कहा है ना कि हाँ ये तो मुझको पता है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। आप बस मुझको ये बताओ कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट क्यों है, रीज़न जस्टिफाई करो। तो अभी अभी हमने ऊपर प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या पढ़ा था कि अगर दो आर्क ऑफ अ सर्कल सेम है तो इसका मतलब वो आर्क भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। और किसी भी आर्क कितने डिग्री की होती है ये कैसे बताया जाता है, जितने का उसका सेंट्रल एंगल होता है। ठीक है, जितने का उसका सेंट्रल एंगल होता है उतने का ही उसके आगे वाली आर्क का भी एंगल होता है। ठीक है, तो अभी देखो क्योंकि ये एंगल आपका कितने डिग्री का है, ये वाला एंगल आपके कितने डिग्री का है, 90, तो उसके सामने वाली ये आर्क भी कितने डिग्री की होगी, 90। ये वाली आर्क भी कितने डिग्री की होगी, 90। ये आर्क भी कितने डिग्री की होगी, 90। ऑल आर्क्स विल बी ऑफ व्हाट, आपका 90 डिग्री। ठीक है, विल बी ऑफ व्हाट, आप लोगों का 90 डिग्री। ठीक है,
सो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि चारों की चारों आर्क्स आपस में क्या है, ये क्या है, इक्वल है। चारों की चारों आर्क्स आपस में क्या है, ये इक्वल है। ऐसा मैं कह सकती हूँ। डन। तो अब यहाँ पे बोल रहा है स्टेट वाई आर्क पी एस एंड एस क्यू आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, इसका आंसर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि बिकॉज, ठीक है, बोथ आर्क हैव इक्वल मेजर। ठीक है, दोनों की दोनों आर्क्स का कैसा है, सेम डिग्री है। सो सेम डिग्री के होने की वजह से आप ये ऐसा कह सकते हो, ठीक है, कि दोनों की दोनों आर्क्स आपकी कैसी हैं, क्योंकि इक्वल है। फिर बोल रहा है कि राइट अदर आर्क्स विच आर कॉन्ग्रुएंट टू पी एस। इस पी एस को और कौन सी आर्क हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट होंगी, आप ये बताओ। तो देखो पी एस के कॉन्ग्रुएंट एस क्यू भी होगा क्योंकि वो भी 90 डिग्री का है। ठीक है, सिमिलरली पी आर भी होगा क्योंकि वो भी 90 डिग्री का है। सिमिलरली आर क्यू भी होगा क्योंकि वो भी 90 डिग्री का है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बाकी आर्क्स भी क्या होंगी, आप लोगों की उसके क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, डन कहानी। तो बस यहीं पे हम लोगों का ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है प्यारा सा, ये यहाँ पे समाप्त होता है। इस डिस्कशन को फिलहाल अभी यहाँ पर हम लोग अभी क्या करते हैं, इसे क्लोज करते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को क्या चीज़ें बताई जा रही हैं, कैसा कह रहा है, क्या कह रहा है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने आप लोगों को ऐसा कहा कि O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल और MN जो है उसका डायमीटर है। अच्छा ठीक है, आपको कुछ सेंट्रल एंगल्स की कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। आप देख के बताइए डायग्राम में कि कौन सा वाला एंगल कितने डिग्री का है। तो आपको एंगल AOB कितने डिग्री का ये बताना है। तो देखो AOB ये वाला एंगल आपको ढूंढना है, बट इसकी तो यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं दी है। आपको एंगल COD ढूंढना है, इसकी यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं दी है। सोचो जिन लोगों की वैल्यूज़ दी हुई है उनके बारे में वो पूछ नहीं रहा है, और जिसके बारे में वो पूछ रहा है उसकी उसने कोई वैल्यू नहीं दी है। फिर अब क्या करें, यहाँ पे तो हम लोगों की गाड़ी अटक गई है ना। अब क्या करें, तो ऐसे केस में कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। इट इज़ वेरी सिंपल। कैसे, देखो MN जो है आप लोगों का डायमीटर है, इस बात से एग्री करते हो। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर आप लोगों के सर्कल के 2 इक्वल पार्ट्स करता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सर्कल के क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स करता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो MN क्या है, एक डायमीटर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉपर तरीके से MN इज़ अ डायमीटर। तो इसका मतलब उस डायमीटर के लेफ्ट पार्ट में और उस डायमीटर के राइट पार्ट के 2 इक्वल टुकड़े हुए होंगे। हाँ ठीक है, हुए होंगे। और वो दोनों टुकड़े 180 के होंगे, क्योंकि सर्कल के 2 इक्वल पार्ट हुए ना। तो 2 इक्वल पार्ट होने का मतलब होता है कि सेमी सर्कल बना। ठीक है, सर्कल के 2 इक्वल टुकड़े हुए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर क्या बना है, आप लोगों का एक सेमी सर्कल बना है। तो यानी कि इस आर्क MDN को, ये वाली जो आर्क है लेफ्ट साइड वाली, सॉरी राइट साइड वाली आर्क MDN, एंड आप लोगों की जो दूसरी आर्क है राइट हैंड साइड वाली MAN, ये दोनों की दोनों आर्क आप लोगों की क्या है, सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री की। वो कंप्लीट आर्क कितने डिग्री की है, आप लोगों की 180 डिग्री की है। अब मैं बात करती हूँ राइट साइड में। राइट साइड में देखो टोटल 3 चीज़ें हैं। पहला ये वाला टुकड़ा, दूसरा ये वाला टुकड़ा और तीसरा ये वाला टुकड़ा। यानी कि अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं तो एंगल बीच वाला MOD प्लस एंगल DOC प्लस एंगल NOC, ये तीनों को ऐड करके कितना आएगा, 180 आएगा। क्यों आएगा 180, क्योंकि सेमी सर्कल है, 180 तो आएगा ही आएगा। जिसमें से एंगल MOD पहले से 100 दिया हुआ है, एंगल DOC नहीं पता, एंगल NOC 35 डिग्री का दिया है। तुम प्रॉपर तरीके से अगर 100 और 35 को ऐड करते हो तो 135 डिग्री आ जाएगा, प्लस एंगल DOC इक्वल टू 180। लीनियर इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे तो एंगल DOC कितना होगा,
180 माइनस 135। सो एंगल DOC यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 45 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो एंगल COD या फिर DOC आपको जो पूछा जा रहा था ये कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ठीक है, डन, पक्का, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको एंगल AOB फाइंड करना है। तो एंगल AOB जो आप फाइंड करना चाहते हो ये भी एग्जैक्टली उसी के जैसा है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। बस अभी आपने वो जो तीनों एंगल का एडिशन बराबर 180 लगाया, जैसे आपने उसको राइट साइड में लगाया वैसे ही अब आप उसको कहाँ पे लगाइए, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, कहाँ लगाइए, लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि वो भी तो एक सेमी सर्कल है ना, तो वहाँ पे भी सारे एंगल का एडिशन 180 होगा। तो यानी कि एंगल MOA प्लस एंगल AOB प्लस एंगल BON, ये तीनों मिला के कितना होगा, 180, जिसमें से एंगल MOA आपको ऑलरेडी 100 डिग्री दिया है, एंगल AOB नहीं पता, एंगल BON 35 दिया है। जैसे मैंने अभी कैलकुलेशन की थी राइट हैंड साइड वाले के लिए, सेम अगर आप वैसी ही कैलकुलेशन करोगे पूरा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एंगल AOB ये भी यहाँ से 45 डिग्री आएगा। तो उसने हमको दो चीज़ें पूछी थी, दोनों चीज़ों को हमने कैलकुलेट किया। मैंने एक साइड का आपको कैलकुलेट करके दिखाया, दूसरा साइड मैंने आपके कैलकुलेट करने के लिए छोड़ दिया है। बट जब आप उसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद वो भी कितना डिग्री का आएगा, वो भी 45 डिग्री ही निकल कर आएगा। ठीक है, चलो अच्छी बात है, डन। ठीक है, डन, यहाँ तक कहानी। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बोल रहा है कि अब आप शो दैट करो, इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें शो दैट करो कि आर्क AB और आर्क CD आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखो, हमें कैसे पता कि दो आर्क आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे? तो आप ये देखो कि उस आर्क का आपको सेंट्रल एंगल पता है कि, मतलब उस पर्टिकुलर आर्क वाली जो चीज़ है जिसका वो आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाह रहा है कि दो चीज़ों को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, आपको उन दोनों का सेंट्रल एंगल पता है क्या? आप पहले तो ये चेक करो। ठीक है, आपको उन दोनों का सेंट्रल एंगल पता है क्या? देखो, आर्क AB, दिस इज आर्क AB, ये जो मैं पिंक कलर से ड्रॉ कर रही हूँ ना, दिस इज आर्क AB। इस आर्क AB के सामने वाला सेंट्रल एंगल कौन है, वो देखो। इस आर्क AB के सामने वाला सेंट्रल एंगल कौन है, आप ये चेक करो फटाफट। तो आर्क AB के सामने वाला सेंट्रल एंगल है AOB। ठीक है, बराबर क्या है, AOB। ठीक है, AOB। वैसे ही आर्क CD, ये रहा आर्क CD, इसके सामने वाला सेंट्रल एंगल कौन है, COD। इसके सामने वाला सेंट्रल एंगल कौन है, COD। इसके सामने वाला कौन है, COD। क्या इन दोनों सेंट्रल एंगल्स की वैल्यू सेम है क्या? तो तुमने देखा और तुमने कहा कि अरे हाँ यार, यहाँ तो इन दोनों की वैल्यूज़ क्या है, सेम है, दोनों ही 45 डिग्री के। अभी तो हमने फर्स्ट वाली स्टेप में उनको प्रूफ किया ना। ठीक है, दोनों ही यहाँ पे 45 डिग्री के हैं, बिल्कुल एकदम सही। अच्छा ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या लिखेंगे कि एंगल AOB क्योंकि 45 डिग्री का है, इसीलिए उसके सामने वाली आर्क जो है वो भी आपकी 45 डिग्री की होगी। क्योंकि एंगल COD अकॉर्डिंग टू स्टेप नंबर 1 वो भी 45 डिग्री का है, सो देयरफॉर उसके जो सामने वाली जो उसकी आर्क होगी वो भी कितने डिग्री की होगी, वो भी 45 डिग्री की होगी, है ना। कौन सी आर्क, CD आर्क। तो अब आर्क AB ये भी 45 डिग्री की, आर्क CD ये भी 45 डिग्री की। सो दोनों आर्क क्योंकि 45 डिग्री की है, सो देयरफॉर आर्क AB इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर्क CD। ठीक है, आर्क AB किसके बराबर आ जाएगा, आर्क CD के बराबर आ जाएगा, है ना। ओके ठीक है, क्लियर है वाली चीज़। ठीक है, डन, पक्का। ठीक है, अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में अगेन आपको शो दैट करना है, लेकिन इस बार शो दैट करना है कि कॉर्ड AB कॉर्ड CD के इक्वल होगी। कॉर्ड का मतलब क्या है, देखो जैसे कि ये सर्कल है, इस सर्कल पे मैंने ये पॉइंट लिया A,
यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया बी, इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो ये जो लाइन बनी, दिस इज़ माई कॉर्ड, ये मेरी क्या है, कॉर्ड है, ठीक है, ये क्या है, मेरा कॉर्ड है, ठीक है, ये मेरा कॉर्ड है, ओके। तो अब वो ये बोलना चाह रहा है कि कॉर्ड ए बी को कॉर्ड सी डी के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो सेंट्रल एंगल्स इक्वल आ जाएं तो सेंट्रल एंगल्स के इक्वल आने की वजह से उनके जो करस्पॉन्डिंग आर्क होते हैं वो आर्क भी इक्वल आते हैं, ठीक है। लेकिन ये कॉर्ड वाली चीज़ पे तो हमारी कोई बातचीत हुई नहीं थी। तो जब आप आगे की क्लासेस में जाओगे, ठीक है, तो आगे की क्लासेस में आपको ये पता चलेगा कि अगर दो सेंट्रल एंगल इक्वल होते हैं तो उनके सामने वाले जो उनके आर्क होते हैं वो पर्टिकुलर आर्क भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके अलावा वो जो कॉर्ड बनती है ना, उन आर्क्स को ज्वाइन करने के बाद, वो आर्क्स को ज्वाइन करने के बाद जो कॉर्ड्स बनती हैं वो कॉर्ड्स भी इक्वल होती हैं, ठीक है, वो कॉर्ड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ओके। तो ऐसे केस में क्योंकि आर्क ए बी को और आर्क सी डी को ऑलरेडी स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या प्रूव कर चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, सो देयरफॉर यू कैन से दैट कि उनको ज्वाइन करने के बाद जो कॉर्ड बनी, कॉर्ड सी डी एंड कॉर्ड ए बी, ये भी क्या रही होगी, इक्वल रही होगी। तो भी ऐसा कह सकते हो। अब इसको लिखेंगे कैसे, बोल, चलो ठीक है आपने बोल तो दिया है ना, अच्छा, तो लेकिन आप इसको लिखेंगे कैसे, तो इसमें ये लिखेंगे, इफ़ टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द कॉर्ड्स आर ऑल्सो, देन देयर करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट, ये चीज़ ऐसे लिखेंगे। तो ऑलरेडी स्टेप नंबर 2 के अकॉर्डिंग वी हैव प्रूव दैट आर्क ए बी कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी, सो देयरफॉर कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो जाएगा, कॉर्ड सी डी। ख़त्म कहानी, वेरी इजी, वेरी सिंपल, कुछ भी इसमें ऐसा डिस्कशन करने लायक नहीं। तो इस तरीके से जो हमारी 17.2 थी ये ख़त्म होती है यहाँ पर, और 17.1 तो ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमारा जो 17th चैप्टर है सर्कल्स, इसको फ़िलहाल यहाँ पर अभी फुल स्टॉप लगाते हैं। इसके आगे के डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।